अपने घर को करीब मैं 20 बार फिर से जमा चुका, फिर भी लगता है कि कहीं कुछ पूरा नहीं है। अब पिछले 15 मिनट से इस खिड़की के पर्दे को लेकर परेशान रहा। इसे लगा ही रहने दूं या खुला छोड़ दूं? खुला ही रखता हूं। आज 3 साल बाद वंदना मुझसे मिलने आ रही है। अच्छा ये कि वो अकेली आ रही है, ऋषि उसके साथ नहीं है। वो बता रही थी उसने अपने बाल भी कटवा लिए हैं। कैसी दिखती होगी छोटे बालों में। 7 साल हम लोग साथ रहे। इन 3 सालों में वो कितना बदल गई होगी। अपनी सारी पुरानी पेंटिंग मैंने छुपा ली है, सिर्फ एक पेंटिंग बाहर रखी है जो उसे बहुत पसंद थी। सोचता हूँ ये उसे दे दूंगा। आज इतने सालों बाद वो मिल रही है, कुछ तो देना ही चाहिए ना। उसके लिए मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, उसे बहुत अच्छे लगते हैं, पर साथ में आलू गोभी की सब्जी भी बनाई है। ये डर के कारण बनाई है। पता नहीं कितना बदल गई होगी। ऐसा करता हूँ पर्दा बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा रोशनी अंदर आ रही। नहीं ये तो काफ़ी अंधेरा हो गया, थोड़ा खुला ही रखता हूँ। कल उसका फ़ोन आया था। मुझे अजीब लगा, 3 दिन से वो इसी शहर में है और 3 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया। शायद व्यस्त होगी, पता नहीं, बहुत काम करती है। कह रही थी बस थोड़ी देर के लिए आएगी। मेरे बहुत जिद करने पर वो डिनर के लिए तैयार हो गई। अर्ली डिनर। कहने लगी डिनर के टाइम पर आऊंगी और चली जाऊंगी। ये शायद किसी संबंध के अंत के लिए जरूरी होता है ना। आखिरी बार हम लोगों ने यहीं इसी कमरे में डिनर साथ में किया था। यहीं वो मेरे सामने बैठी हुई थी चुपचाप, और आज 3 साल बाद हम यहीं साथ में डिनर करेंगे। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें जितना अकेले जिया है और जितना तुमने मुझे याद किया है, हम वो सब एक दूसरे को वापस दे देंगे और फिर हमारे संबंध में है कि सारे निशान मिट जाएंगे। मुझे आज भी वो रात याद है। आखिरी बार हम दोनों डिनर साथ में कर रहे थे। तुम खाना खा चुकी थी और मेरी थाली में सिर्फ आधी रोटी पड़ी थी, बिना दाल बिना सब्जी के। मैं चोर निगाहों से बार बार तुम्हें देख रहा था और तुम थाली में पता नहीं कौन सा चित्र बना रही थी। खाना खाने के बाद जब भी तुम थाली में अपनी उंगलियों से चित्र बनाती हो तो पता नहीं क्यों मैं बादलों के बारे में सोचता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम थाली में अपनी उंगलियों से क्या बना रही हो, पर मैं उन बादलों को देख रहा हूँ जिन्हें कभी तुम खड़ा कर देती हो तो कभी एक भी बादल तुम्हारी थाली में नहीं होता है। तभी तुमने गहरी सांस भीतर ली और उसे छोड़ दी। चुप ही रहूं या कुछ कह दूं जैसे विचारों के बहुत से हाथी खरगोश बादलों में बनते बिगड़ते रहते हैं। फिर थोड़ी देर में तुमने अपनी उंगलियां हटा दी, उन बादलों को अकेला छोड़ दिया और थाली के किनारों को जोर जोर से रगड़ने लगी, जैसे जो बादल अभी अभी तुमने बनाए थे वो बस बरसने ही वाले थे। तभी एक बूंद थाली में आकर गिरी और सारे के सारे बादल भीग गए। मुझे उस बूंद के गिरते ही एक सिसकी सुनाई दी, पर मैं काफी देर तक कुछ नहीं बोला। मैंने अपने हाथों से इशारा किया, वो मुझे देख ही नहीं रही थी। तो थोड़ी देर बाद मुझे कहना पड़ा, पानी पी लो। मैं ये वाक्य काफी देर से अपने मन में दोहरा रहा था। मेरी आवाज सुनते ही मुझे लगा मैंने वो तार काट दिया है जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ बंधे बैठे थे। उसने पानी नहीं पिया। उसने अपनी थाली उठाई और भीतर चली गई। उसके जाते ही मैं अचानक हल्का महसूस करने लगा। मैं काफी देर से हिला भी नहीं था। एक ही जैसे बैठे रहने में मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। शिव शिव शिव, मैं बालक रहना चाहती हूँ। चुप्पी इस वाक्य से शुरू हुई थी। इस बीच मेरी इच्छा हुई थी कि चिल्लाकर कह दूं, तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो? देखो मैं, पर मैं कुछ नहीं कह पाया। फिर मेरी इच्छा हुई कि कम से कम एक सिगरेट ही पी लूं, पर मैंने नहीं पी। ऐसे समय आपको वो सब कुछ करने की इच्छा होती है जिसे उस चुप्पी ने बांधे रखा हो, और ऐसे ही समय आपको अपने नाम से नफरत होने लगती है। काश शिव मेरा नाम नहीं होता तो वो किसी और से कह रही होती कि शिव मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। काश। मैं जब तुम्हारी थाली में उन बादलों को देख रहा था, तुम्हारे साथ बिताए कितने साल उन बादलों में मुझे फिर से दिखे। मैंने उन्हें फिर से चखा। तुम्हारे अलग रहने की घोषणा को छोड़कर बाकी सब कितना स्वादिष्ट था। मुझे पता नहीं क्यों इस पर्दे से नफरत हो रही है। इसे निकाल दूं क्या? साफ दिख रहा है कि ये मैंने आज ही खरीद कर लाए। अब जो है सो है। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद है, मतलब पहली प्रेम मुलाकात। ICH इंडियन कॉफी हाउस में हम दोनों बैठे थे। मुझे डर था कि मेरी पहचान का कोई यहाँ ना आ जाए, क्योंकि ICH हमारा अड्डा था, पर हम अड्डेबाज रोज शाम को मिला करते थे।
आईसीएच के वेटर भी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार मुझे किसी लड़की के साथ यूं अकेले बैठा देखा था। मैं सिगरेट पिए जा रहा था और तुम खाली कॉफ़ी के कप के साथ खेल रही थी। मैं तुम्हारी उंगलियों को देख रहा था और तुम पता नहीं क्या सोच रही थी। तुम्हारे जीवन में किसी एक छोटी जगह के एक कोने को क्या मैं अपने तरीके से सजा सकती हूँ? मैं तुम्हारी उंगलियों को देखकर बता सकता हूँ कि तुमने मन में ये सोचा होगा जब तुमने अंत में सिर्फ ये कहा, मुझे घर सजाना अच्छा लगता है। फिर तुम कुछ माचिस की तीलियों से कुछ घर जैसा बनाने लगी। सच, मुझे कुछ और कहना था। मुझे पता था तुम्हारे जाने का समय हो रहा है। मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाओ, सिर्फ तब तक जब तक इन माचिस की तीलियों का घर पूरा ना बन जाए। पर मैंने कहा, तुम्हें देर तो नहीं हो रही? तुमने तुरंत अपनी उंगलियों से घर बिखेर दिया। हाँ, मुझे चलना चाहिए। कल मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, अब तुम अपना पर्स उठाओगी, एक बार मुझे देखकर मुस्कुराओगी और चली जाओगी। मैं काफी देर यहीं बैठा रहूंगा इन्हीं बिखरी हुई तीलियों के साथ और सोचता रहूंगा उस घर के बारे में जो इन तीलियों से बन सकता था। वंदना ठीक कहती थी, मुझे सच में रंगों का ज्ञान नहीं है। मतलब पेंटर होकर रंगों का ज्ञान नहीं है। अब ये नीली दीवारों के घर में कोई अपनी खिड़की पर लाल पर्दे कैसे लगा सकता है? पुराने पर्दे ठीक है। सोचा था नए पर्दे लगाऊंगा तो उसे लगेगा कुछ बदल गया है, पर मुझे नहीं लगता कुछ बदला है। पुराने पर्दे ज्यादा ठीक है, उन्हें लगाता हूँ। उसके साथ जिए हुए दिनों को जब याद करता हूँ तो लगता है जैसे कल ही तो बात थी। वो मेरे भीतर इस कदर जिंदा है। मुझे हमेशा एक बात पर आश्चर्य होता है। मैं उससे पूछना चाहता था पर कभी पूछ नहीं पाया और अब शायद पूछ भी नहीं सकता हूँ। पर मैं सच में जानना चाहता था कि इतने सारे लड़कों में उसने मुझे ही क्यों चुना। शायद ये उसके लिए बचकानी बात हो, पर मेरे लिए इसी बात ने सब कुछ बदल दिया था। आयशियत में सिगरेट के कश के साथ दुनिया बदल देने वाली बातें फीकी लगने लगी थी। अपनी पेंटिंग मुझे बचकानी लगने लगी। मैं पेंटिंग नहीं, प्रेम कविताएं लिखना चाहता था। बस इंतजार करता था उन दोपहरों का जब तुम मुझसे मिलने आया करती थी। क्या था ये पहला प्रेम, पहला सेक्स या तुम्हारी उंगलियां जो कहानियां कहती थी? शिव, मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। काश मैंने उससे शादी कर ली होती, तब वो मुझसे कहती, शिव मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। और ये कहना अलग रहना चाहती हूँ उससे ज़्यादा कठिन होता। जब वो अपनी थाली लेकर भीतर चली गई थी तब मैं अपनी थाली में पड़ी हुई आधी रोटी को देख रहा था। एक अजीब सा ख्याल आया, आधा जीवन जी चुका हूँ, आधा पड़ा हुआ है, बिना सब्जी बिना दाल के अकेला, जैसे कोई खाना नहीं चाहता। वो शायद भीतर बेडरूम में जाकर रो रही होगी या अपनी थाली रखने के बाद किचन में खड़ी होगी, पता नहीं। अगर मैं थाली रखने किचन में गया और वो वहां मुझे खड़ी मिली तो बात उसे ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किचन में थाली रखने आया हूं और जा भी सकता हूं। पर अगर वो भीतर बेडरूम में चली गई होगी तो बात मुझे ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके घर में प्रवेश करने के बाद मैं बिना बात के नहीं जा सकता हूँ। ये कुछ अजीब से नियम है जिनका गणित पूरे समय मेरे दिमाग में गुड़ा भाग कर रहा होता है। किचन में तुम नहीं थी, सो मैंने थाली रखी और भीतर तुम्हारे घेरे में प्रवेश कर दिया। मेरे पैर कुछ ढीले पड़ने लगे थे। तुम दूसरी तरफ करवट लिए लेटी थी। ये एक तरीके की घोषणा थी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, पर यह सवाल मेरे जीवन का था, सो मेरा बात करना बहुत जरूरी था। पर मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे पैर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मेरी निगाह अपने बेडरूम पर गई। इस पूरे बेडरूम में, बेडरूम की हर चीज पर तुम्हारे हाथों के निशान देखे जा सकते हैं। फिर एक गणित जैसा ख्याल मेरे मन में आया कि अगर कोर्ट में मुझे सिद्ध करना हो कि ये बेडरूम जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, तो कैसे सिद्ध करूंगा? अगर इस बेडरूम से मैं सिगरेट का पैकेट हटा लूं तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा किया हुआ है, सिवाय एक बच्ची की पेंटिंग के जिससे तुम नफरत करती हो। मुझे लगने लगा मेरे शरीर के साथ साथ इस पूरे बेडरूम का बोझ भी मेरे पैरों पर ही है। अचानक मेरे घुटने ढीले पड़ गए, पैर उठाने की हिम्मत नहीं थी। सो मैं अजीब सा हाथों के बल घिसटता हुआ जैसे तैसे पलंग तक पहुंच गया। वंदना मेरे बगल में दूसरी तरफ करवट किए लेटी थी। मैं उससे, उसके घेरे के भीतर, उसके इलाके में उससे बात करने आया हूं। पर क्या बात? ये किसी केस में जज के फैसला सुना देने के बाद की जीरा जैसा है। केस क्लोज हो चुका है, फैसला सुनाया जा चुका है, आजीवन सजा हो चुकी है। अब बहस कैसी, बात कैसी और कौन सी? मैं सोचने लगा उन पहले शब्दों के बारे में। पहला शब्द क्या होगा, क्या कहूंगा, या पहले तुम्हें हाथ लगाऊंगा? कहाँ, कंधों पर या बालों में? मेरे हाथ लगाते ही तुम पलट कर मुझे गले लगा लोगी या मुंह छिपा लोगी, या पता नहीं, तुम ये भी कह सकती हो इतना सुनने के बाद भी तुम बेडरूम में आ गए। बेशरम। मैंने बिना कुछ कहे वंदना के कंधे पर हाथ रखा, उसे धीरे से पलटाया। वो सो चुकी थी, गहरी नींद।
जैसे दिन भर खेलने के बाद शाम को बच्चे खाना मांगते हैं ना, आप उनके लिए खाना लाओ उससे पहले ही वो सो चुके होते हैं। बच्चों जैसी वंदना मेरे साथ खेलने के बाद सो चुकी थी, गहरी नींद। शायद वो बहुत दिनों से या महीनों से, पता नहीं, शायद सालों से मुझसे ये कहना चाहती थी कि शिव मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। आज उसने कह दिया और वो सो गई, गहरी नींद। हमने शादी नहीं की, यही एक बात थी जिस पर हम दोनों एक साथ राजी हो गए थे। पर पहली बार ये विचार मेरे ही मन में आया था कि हम साथ रहेंगे पर शादी नहीं करेंगे। ये उस वक्त इंटेलेक्चुअल जैसा कुछ था, इसमें एक फिलॉसफी सी दिखती थी, पर एक सीधा कारण भी था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, जब तुमने कहा था कि तुम्हें घर सजाना अच्छा लगता है और तुम माचिस की तीलियों से एक घर बनाने लगी थी, तब शायद पहली बार मैंने प्यार को महसूस किया था। तुम्हारी उंगलियों को कहानी कहते सुना था। मुझे लगा शादी के बाद ये सारी कहानियां खत्म ना हो जाए, ये सब कुछ बस इसी तरह सुंदर बना रहे, इसे बस ऐसे ही रहने दो। मेरी इच्छा हुई कि अभी इसी वक्त वंदना को झिझोड़ कर उठाऊं और कहूं कि चलो हम अभी इसी वक्त शादी करते हैं, फिर एकदम शुरू से नया जीवन शुरू करते हैं। जब मेरी पहली पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी थी, तब तुमने मुझसे कहा था तुम अपनी आत्मा पेंट करते हो। उसके बाद उस एग्जीबिशन की भीड़ में मैंने कुछ और नहीं सुना था। सब कुछ धीमा हो गया था, एकदम धीमा। और अभी कुछ साल पहले तुमने कहा था तुम्हारी पेंटिंग्स में तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दिखता है। तब से मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। पेंट कैनवस को छूने से डरता था। हर पेंटिंग के बाद मुझे लगता था जैसे मेरी ये पेंटिंग तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ी है और कह रही है कि प्लीज अपने विचार बदल लो। और वो आत्मा वाली बात एक बार फिर से कह दो, तुम अपनी आत्मा पेंट करते हो और तुम्हारी पेंटिंग में तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दिखता है। ये हमारा संबंध था और ये हमारा संबंध हो गया था। ये सब कुछ बच सकता था अगर तुम मेरी बात मान लेती, अगर हम दोनों के बीच एक तीसरा होता, हमारी बच्ची वर्षा। मैंने तो उसका नाम भी रख लिया था। मैं जानता था तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते, पर ये शायद हमारे संबंध के लिए जरूरी था। तुम कितना चिढ़ जाती थी जब मैं तुम्हें कभी कभी वर्षा कहकर पुकारता था ना। मैंने वर्षा की एक पेंटिंग बनाई, सुंदर थी हमारी वर्षा, और जानबूझकर उसे मैंने अपने बेडरूम में लगाया था। तुम्हें कसम दी थी कि तुम उसे कभी नहीं निकालो। वर्षा के ना होने का मैंने बस तुमसे इतना ही बदला लिया था। मैं कितना बेवकूफ़। मैंने सारी पेंटिंग छुपा दी, पर बेडरूम से वर्षा की पेंटिंग निकालना भूल गया। तुम्हें कैसा लगेगा? मैं अभी भी वर्षा का बदला तुमसे लेना चाहता हूँ। अभी सब ठीक है, घर पूरा जमा हुआ है, खाना बन चुका है, कढ़ी चावल और एक डरी हुई आलू गोभी की सब्जी। बस ये खिड़की के पर्दे ही थोड़ा खटक रहे हैं, पर ये पर्दे उन लाल पर्दों से कहीं बेहतर है जो मैं खरीद कर लाया था। सोचता हूँ जो पेंटिंग तुम्हें देना है वो यहीं सामने ही रख दूँ। शायद तुम्हें याद आ जाए कि ये वही पेंटिंग है जिसे देखकर तुमने कहा था तुम अपनी आत्मा पेंट करते हो, और तुम जिद करने लगो, शिव देखो ये पेंटिंग तो मैं ले जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मैं कोई बात सुनूंगी नहीं, मैं ये पेंटिंग ले जाऊंगी। मैं भी थोड़ा जिद करूंगा पर बाद में कह दूंगा ठीक है ले जाओ, पर देखो ये मेरी आत्मा है, इसे संभाल कर रखना। अरे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, वंदना ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही है और मैं अपने गुणा भाग के चक्कर में सुन ही नहीं पाया। दरवाजा खोलने के ठीक पहले मैंने एक सांस भीतर ली, लंबी गहरी सांस। वो क्षण आ गया था जब मैं इतने सालों बाद उसे फिर देखूंगा। दरवाजा खुलते ही तुम सामने खड़ी थी, तुम मुस्कुरा रही थी। मैंने अंदर आओ नहीं कहा, शायद कहना भूल गया। तुम अपनी मुस्कान लिए भीतर चली आई। अब ये कैसे हो सकता है? 3 साल पहले भी तुम यूं ही आया करती थी। मैं दरवाजा खोलता था और तुम मुस्कुरा कर भीतर चली आती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और पूरे घर को पता लग जाता था कि कौन आया है। घर में पड़ी हुई सारी निर्जीव चीजें बड़े अजीब तरीके से अपनी ही जगह सजीव हो जाती थी। यहाँ तक कि ये पंखा भी थोड़ी ज्यादा ठंडी हवा फेंकने लगता था। ये सच है, मैंने महसूस किया है। कैसे हो? वंदना ने ये मुझे देखकर पूछा। ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम इस पूरे घर में इस वक्त क्या ढूंढ रही हो। तुम खुद को ढूंढ रही हो, अपने छूटे हुए खुद को। मैं सच कहता हूँ वंदना, तुम अपने शरीर के निशान अभी भी इस पूरे घर में महसूस कर सकती हो। जिस सोफे पर अभी अभी तुम बैठी हो ना, ठीक उसकी बगल में अगर तुम अपना हाथ रख दो तो तुम्हें लगेगा तुम अभी कुछ देर पहले यहीं से उठकर गई। तुम बैठोगे नहीं शिव? उसके कहते ही मुझे पता लगा कि मैं घर के बीच में बड़े अजीब ढंग से खड़ा हूँ। एक जबरदस्ती की हंसी मेरे चेहरे पर आ गई। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नहीं शिव, पानी मेरे पास है, थैंक्स। एक बहाने से मैं किचन की तरफ जाना चाह रहा था। पानी की बोतल उसके हाथ में ही थी और मैं देख नहीं पाया। ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने आप को कोसने लगा। मुझे लगा मैं बच्चा हो गया हूँ और किसी बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहा हूँ।
सारे प्रश्न पता हैं, सारे उत्तर पता हैं, साल भर से इसी की तैयारी की है, पर ठीक परीक्षा के समय कुछ याद नहीं आ रहा है। बैठो भी। वंदना ने ये कुछ अपनेपन से कहा। मैं बैठ गया। मैं अब चुप था। मुझे पता था कि मैं जो भी करूंगा उसके करते ही पछताने लगूंगा। मैं इस गुड़ा भाग से पूरी तरह थक चुका था। मैं चुपचाप वंदना की ओर देख रहा था। शायद वही कुछ कहे, पर वो चुप थी। मैंने देखा वंदना काफ़ी बदल गई है। अजीब सी बच्चों जैसी मोटी हो गई है, काफ़ी मोटी हो गई है। फिर मेरी निगाह उसकी उंगलियों की तरफ गई जो कहानियां कहती थी। अब चुपचाप उसके घुटनों पर बस पड़ी हुई है। मैं वंदना से कहना चाह रहा था कि तुम पर ये छोटे बाल सूट नहीं करते। तुम अच्छी लग रही हो। स्वस्थ, मतलब काफ़ी स्वस्थ। हाँ शिव, मैं प्रेग्नेंट। तुम्हें देर हो रही होगी ना, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए। मैं खाना नहीं खाऊंगी शिव, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वंदना ने ये थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा और मैं चुप हो गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक ठीक पता नहीं। शायद वंदना मुझे कुछ समझाना चाह रही थी या बताना चाह रही थी। उसकी आंखें, हाथ, उंगलियां सब कुछ मुझसे कुछ कह रही थी, पर मेरे लिए हर चीज़ हल्की धुंधली हो गई थी। उस धुंध में मुझे जितना दिख रहा था उतना मैं कह रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद मैंने अपने आप को किचन में पाया। मैं किचन में क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं किचन में चाय बना रहा हूँ। वो चाय नहीं पीती, उसे चाय अच्छी नहीं लगती। मैं खुद अपने लिए चाय बना रहा हूँ। प्रेग्नेंट शब्द मेरे दिमाग में घूम रहा था। अचानक मुझे याद आया, जब जब उसने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने उससे कुछ कुछ कहा था। हमने थोड़ी देर बात की थी, किस बारे में मुझे याद नहीं, पर मैंने उसे 2-3 बार वंदना की जगह वर्षा कहा था। चाय बन चुकी थी, मैं छान चुका था, फिर भी मैं यहीं खड़ा था। तभी मुझे मेरे बनाए हुए कढ़ी चावल दिखे और साथ में डरी हुई आलू गोभी की सब्जी। डरा हुआ मैं जब जब चाय लेकर बाहर आ रहा था, तब पहली बार मैंने भगवान से कुछ मांगा था कि हे ईश्वर, जब मैं बाहर जाऊं तो वो वहां बैठी ना हो, वो चली गई हो। मैं बाहर आया, वो वहीं बैठी थी। एक बार फिर ईश्वर अपने ही चमत्कारों में व्यस्त था। अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा था। मैं जल्दी जल्दी चाय खत्म करना चाह रहा था, पर चाय थी कि सिर्फ मेरी जीभ जला रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि पहली बार मैंने अपनी चाय पीने की आवाज़ सुनी। शिव, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ऋषि मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, हम कल वापस जा रहे हैं। वो ये कहते हुए खड़ी हो गई। मैं भी उसके साथ दरवाजे तक गया। दरवाज़ा खोलने के ठीक पहले वो रुक गई। मैं थोड़ा पीछे ही था। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ये सब मुझे इंजेक्शन लगने के पहले के दर्द जैसा लगता है। जब डॉक्टर तैयारी करता है, सुई को हवा में रखकर पानी उछालता है, फिर जहाँ इंजेक्शन लगाना है वहाँ कीली रुई से पहुँचता है, फिर चले जाने के पहले के वाक्य मुझे कुछ ऐसे ही लगते हैं। मैंने उसे इंजेक्शन लगाने का समय ही नहीं दिया। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और कहा, तो ठीक है फिर। हाँ ठीक है, चलती हूँ। और वो चली गई। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस अपनी आधी बची हुई चाय के पास बैठ गया। सामने मेरी पेंटिंग पड़ी हुई थी, वही पेंटिंग जिसे देखकर वंदना ने कहा था, तुम अपनी आत्मा पेंट करते हो। मैं अपनी आत्मा के सामने काफ़ी देर बैठा था।